आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक में प्रावधान है। हमारे भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत मतलब कि सबसे टॉप में सबसे सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में है, आपको पता है। और उसके नीचे उसके अधीन आता है हाई कोर्ट, फिर उसके अधीन आते हैं हाई कोर्ट के अधीन आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, इसकी शक्तियों की बात करें, इसकी स्वतंत्रता की बात करें, इसकी मूलभूत चीजों की बात करें, तो ध्यान से सुनिए, इसकी शक्तियां और स्वतंत्रताएं ली गई हैं अमेरिका से। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे देखिए दो है, द्वैध शासन व्यवस्था। यहाँ पे एकीकृत है, वहां पे द्वैध है, एक केंद्र और दूसरा राज्यों के लिए, लेकिन यहाँ पे एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसकी जो मूलभूत चीजें वो ली गई है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऐसा अधिनियम आपको पता है, उसमें प्रावधान किया गया था संघीय न्यायपालिका की। और वही संघीय न्यायपालिका जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उसी का प्रतिरूप, यानी कि उसी का प्रतिरूप है हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस थे, 1+7। 1 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ाई गई, जैसा कि मैंने लिखा है कि 1956 में 10, 1960 में 13, फिर उसके बाद 77 में 17, 1986 में 25 और 2008 में 30 कर दी गई। एंड फाइनली 2019 में अभी जो है वो कितनी है? 34 है। यस, 33+1, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, तो ये याद रखिएगा। चलिए, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला, अनुच्छेद 124 से 147 पार्ट 5 भारत शासन अधिनियम, संघीय न्यायपालिका, आपको पता है उसके तहत, और उसी का ही प्रतिरूप है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बैठक हो सकती है, आपको पता है, कहीं और भी, हमारे दिल्ली में है, लेकिन इसकी बैठक हो सकती है कहीं और भी। ऐसा हो भी गया है 2 बार। कहाँ? 1950 में हुआ है हैदराबाद, और 1954 में इसकी बैठक हुई थी श्रीनगर में। 2 टाइम्स ऐसा हो गया, और राष्ट्रपति से पूछे बिना नहीं हो सकता, उसकी पूर्व अनुमति चाहिए ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। और सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट अन्य न्यायाधीशों एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और अन्य की सलाह पर करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, परामर्श से करते हैं। परामर्श पर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी। परामर्श पर जब विवाद हुआ कि परामर्श है क्या, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग व्याख्याएं दी। प्रथम न्यायाधीश मामला आता है 1982 में। 1982 में परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका मतलब है विचारों का आदान प्रदान करना। द्वितीय मामला आता है आपका 1993 में, और आपको एक चीज और बता देती हूँ, कॉलेजियम सिस्टम यहीं से आया। न्यायालय ने पूर्व फैसला, जो इसका पहले का फैसला था, इसमें इसने बोला था कि भाई विचारों का आदान प्रदान करना है, परामर्श, उस फैसले को चेंज किया और इसमें बोला सहमति प्रकट करना। परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना, और इस प्रकार यह व्यवस्था दी गई थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति महोदय बाध्य होंगे। लेकिन जो सलाह होगी वो अकेले की नहीं होगी, बल्कि वो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद देंगे, यानी कि 1+2 याद रखिएगा। 1+2 मतलब 1 हो गए मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, और राष्ट्रपति बाध्य होंगे। याद रखिएगा, कॉलेजियम प्रणाली यहाँ से शुरू हो गई। तीसरा न्यायाधीश मामला जो आता है 1998 में आता है। इसमें 1+4 आया। 1+4 सीधा याद रखिए कि मैम जैसे यहाँ पे बोला कि 1+2 यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी जो उसके सहयोगी होंगे। यहाँ पे 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। यदि 2, अच्छा एक बात बताइए, ये 1+4 जो मैंने लिखा है, ये जो 4 है, इसमें से अगर 2 असहमत है उस सिफारिश पर, जिसकी सिफारिश भेजी जा रही है उसको लेकर, तो याद रखिएगा वो सिफारिश नहीं भेज सकता है। ये तीसरा मामला याद रखिएगा, 1998 में आया था। ठीक है। अब एक अमेंडमेंट किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें आपको पता है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम आया, कॉलेजियम प्रणाली। 2014 ने कॉलेजियम प्रणाली की जगह ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसने क्या किया कि एक नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को लेकर आए, यानी कि जो न्यायिक नियुक्ति था, इसकी जगह पे अभी क्या कर दिया, उसका नाम कर दिया, याद रखिएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC।
उसी से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कमाल ही कर दिया। उसने सीधा क्या किया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 वाला और प्लस जो ये लेके आया था ये एनजीएसी, कहने का मतलब है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इन दोनों को उसने खारिज कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने कोलेजियम प्रणाली के एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित किया और 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इतनी बात समझ में आई क्या? अब देख लेते हैं योग्यता के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को न्यायाधीश बनना है तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का न्यायाधीश। तो एज की बात करूं तो एज कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, एज के बारे में कुछ भी, जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ते हो 35 साल उम्र होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश यानी जज के रूप में काम किए हो, भारत के नागरिक हो। नागरिक की बात करें तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किए हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश और 10 वर्षों तक अधिवक्ता। अधिवक्ता मतलब होता है वकील। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद या विधिवेत्ता होना चाहिए। ठीक है, ये उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अनुच्छेद 124(6) और शपथ दिलवाता कौन है? राष्ट्रपति के समक्ष। तो ये शपथ से रिलेटेड है 124(6). कार्यकाल की बात करें 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 65 वर्ष की आयु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हटाने की प्रक्रिया, एक तो साबित कदाचार, दूसरा असमर्थता यानी असमर्थ है वो काम करने में, या फिर संसद द्वारा सिफारिश कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता। अच्छा एक बात बताइए, किसी के खिलाफ कभी ऐसा कुछ प्रयास किया गया है? आप लोगों ने सुना होगा वी रामास्वामी का बात, वी रामास्वामी के खिलाफ, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। देखिए कैसे हटाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा के 100 मेंबर, राज्यसभा के 50 मेंबर साइन कर अगर लोकसभा को देंगे तो किसे देंगे? अध्यक्ष को। राज्यसभा में देंगे तो किसको देंगे? सभापति को। तो सभापति या अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। सभापति और अध्यक्ष उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो दोनों सदनों के मतलब संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य है वो हस्ताक्षर करेंगे, सभापति या अध्यक्ष को सौंप देंगे, वो उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है? 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। उस कमिटी में कौन कौन होता है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, दूसरे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और तीसरे कोई कानून के विशेषज्ञ होंगे, न्यायविद होंगे बहुत बड़े। ठीक है, ये तीनों रहेंगे। अगर कमिटी गलती से अमुख को दोषी पाता है तो फिर से राज्यसभा और लोकसभा द्वारा 2/3 अलग अलग सदनों में, मतलब अलग अलग सदनों में, यानी कभी इसमें राज्यसभा में और फिर लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में ही अलग अलग दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद जब प्रस्ताव पारित किया जाएगा 2/3 मतलब विशेष बहुमत राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति कुछ भी फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको हटाने की प्रक्रिया थी, ये उनको हटाने की प्रक्रिया थी। चलिए अब आइए, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? सुना है कभी आप लोगों ने तदर्थ न्यायाधीश? अगर सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति का नाम सुना है, कोरम है ना, गढ़पूर्ति पूरा करने में स्थायी जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कम पड़ती है, तो ऐसे में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी मतलब कि थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, ये कर लेंगे नियुक्त, ऐसा ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं? ये जो है संबंधित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य, जहां भी करना है वहां का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे पहले पूछेंगे और उसके बाद ये राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही ऐसा करेंगे, अपने आप से नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो तदर्थ न्यायाधीश समझ में आया। उसके बाद आता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करें आर्टिकल 128 की,
भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए बुला सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। अब ये क्या यहाँ भी खुद से करेंगे? नहीं, संबंधित व्यक्ति, अब जिसको लेके आ रहे हैं उससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, उनसे पूछेंगे। फिर राष्ट्रपति की पूर्व राष्ट्रपति से पूछना होगा। जब पूरी तरीके से राष्ट्रपति महोदय ऐसा करने के लिए सहमत है कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए, आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुला सकते हैं अल्पकाल के लिए, कार्य के लिए, तो वो करेंगे। ऐसा न्यायाधीश जो न्यायाधीश आया है थोड़े समय के लिए कार्य के लिए, उसको वेतन भत्ते की जिम्मेदारी किसकी होगी? राष्ट्रपति महोदय जो भी निर्णय लेंगे, याद रखिएगा, जो भी निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करने के योग्य होंगे, अन्य न्यायाधीशों की तरह काम करेंगे, निर्णय लेंगे, विशेषाधिकार होंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं माने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे, बाकी इनके पास पावर वैसी ही होगी। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की अगर हम बात करें तो मूल क्षेत्राधिकार या अधिकारता 131 याद रखिएगा अनुच्छेद। किसी राज्य या भारत के मध्य विवाद होता है तो इसके क्षेत्र में आएगा। एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ और भारत के मध्य विवाद होता है। राज्यों का समूह या फिर भारत और राज्य, ठीक है, राज्य या राज्यों के बीच का विवाद हो, या राज्य या राज्यों या फिर राज्य केंद्र या राज्यों के मध्य, तो ऐसे विवाद किसके भी इस पर सुनवाई का अधिकार किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट को होगा। फिर आता है रिट अधिकारता। रिट अधिकारता की बात करें, आपको पता है रिट अधिकार का सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। 5 रिट ये जारी करते हैं, आपको पता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ठीक है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, तो ये 5 रिट्स हैं। अच्छा, रिट जारी कब करते हैं आपको पता है? अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, और हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226। अभिलेख का न्यायालय भी है ये, अभिलेख का न्यायालय अनुच्छेद 129 याद रखिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही एवं उसके फैसले सर्वकालिक साक्ष्य के रूप में होते हैं, आपको पता है, और ये जो अभिलेख इस पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो अभिलेख के रूप में, एक प्रति के रूप में हमेशा रहते हैं। ठीक है, अपीलीय न्यायालय की बात करें तो किस किस मामले में अपील की जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। कौन कौन से मामले आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक मामला, दीवानी मामला, आपराधिक मामला, विशेष अनुमति द्वारा, और हाई कोर्ट के खिलाफ अपील। अब ध्यान से सुनिए, ये जो दीवानी मामला है, ये पहले 20,000 तक के मामले आते थे, लेकिन 30वां संविधान संशोधन 1972 के तहत इसे हटा दिया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए, हाई कोर्ट के खिलाफ मामले की अगर हम बात करें तो अगर हाई कोर्ट इसे प्रभावित करे कि मामले में पूरक प्रश्न निहित है, जिसे संविधान की व्याख्या निहित है, वहां अनुचित फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। मामला, अब कौन सा मामला होना चाहिए? मामला सामान्य महत्व का हो, पूरक प्रश्न पर आधारित हो, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में लिया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब मामले आएंगे। अब कौन सा मामला है? देखिए, दोष मोचन के फैसले को पलटकर, दोष मोचन का जो फैसला सुनाया गया था उसको चेंज कर दिया गया है, पलट दिया गया है। तो ऐसे मामले में क्या किया गया है? पलटकर सजाए मौत दे दी गई हो, या अधीनस्थ न्यायालय से मामला उठाकर, अब अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला था उसको उठाकर और खुद से कोई सजा सुना दी गई हो, यानी कि आरोपी को सजाए मौत दे दिया गया हो, या फिर यह प्रमाणित करे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने योग्य है, ऐसे में अपील की जा सकती है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हाई कोर्ट ने बंदीकरण के आदेश को पलटकर जो अपराधी था उसको दोष मुक्त कर दिया है, तो याद रखिएगा ऐसा मामले में अपील नहीं की जा सकती है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए,
1970 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक अपीलीय अधिकार का विस्तार किया। अब ध्यान से सुनिए, यदि हाई कोर्ट के किसी फैसले पर हाई कोर्ट ने किसी आरोपी को दोष मुक्त या 10 वर्ष की सजा या उम्र कैद सुनाई हो तो अपील होगी। स्वयं किसी मामले को अधीनस्थ, अब हाई कोर्ट ने क्या किया, स्वयं किसी मामले को उठाया हो और अपने अधीन जो न्यायालय है वहां से, और आरोपी को 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा सुना दी हो, ठीक है, तो ये सब मामले आते हैं। विशेष अनुमति, अब विशेष अनुमति के द्वारा भी अपील की जा सकती है। इसमें क्या क्या आता है, फैसला किसी न्यायालय या पंचायतों से संबंधित हो, याद रखिएगा कि सैन्य इसमें नहीं आएगा, ठीक है, सिवाय सैन्य। तो कौन कौन सा हो सकता है मामला, ये भी याद रखिए। एक तो हो सकता है यह एक विवेकानुसार शक्ति है, इसके लिए आप दावा नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह एक विवेकानुसार शक्ति है, इसका अधिकार के रूप में आप दावा नहीं कर सकते। दूसरा है, फैसले में इसका मत अंतिम या अंतरिम होगा। तीसरा है, यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, संवैधानिक मामला, दीवानी मामला, वकील मामला, आपराधिक मामला, श्रम मामला, राजस्व मामला, ये किसी भी मामले से हो सकता है। चौथा है कि इसे किसी न्यायालय या पंचायतों के खिलाफ किया जा सकता है, केवल हाई कोर्ट के ही खिलाफ किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखा विशेष अनुमति द्वारा, इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। अगला आता है कि सलाहकारी अधिकार। सलाहकारी अधिकार आर्टिकल 143 याद रखिएगा, 143 सलाहकारी में देखिए, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्यीय समूह द्वारा सलाह देता है। और याद रखिएगा कि सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पर लिखा है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, याद रखिएगा इस मामले पर वो बाध्य नहीं है। लेकिन किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा आदि सनद मामले पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, याद रखिएगा, इस पर राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं। ओके, चलिए फिर आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले आर्टिकल देख लीजिए, 32, 137 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 फंडामेंटल राइट्स याद आ रहा है, 12 से 35 तो 13 आता है ना, कानून से ऊपर कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर। चलिए, सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णय को समीक्षा कर सकता है। क्यों करेगा ऐसा, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, केंद्र राज्य संबंध में संतुलन बना रहे, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना, ये सब इसके कारण है कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करता है, और ऐसा जरूरी क्यों है, संघीय समानता को बनाए रखना, यानी केंद्र राज्य संबंध में संतुलन, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना आदि। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो देखिए, संविधान का व्याख्याता है और संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी अन्य शक्तियां हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, ओके। अब आ जाइए न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग। न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने कई बार किया है, जैसा कि आपको पता होगा कि पहला मामला आता है गोलकनाथ मामला 1967, फिर आता है बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970, फिर आता है गुप्त धन निवारण मामला 1971, केशवानंद भारती मामला 1973, बेसिक स्ट्रक्चर याद आया, चलिए, यानी कि मूल ढांचा, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसकी शक्तियां और स्वतंत्रताएं ली गई हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। देखिए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, भारत को पहले बोलूंगी और फिर दूसरे नंबर पर बोलूंगी अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। देखिए, भारत की बात करते हैं, न्याय क्षेत्र संघीय मामले तक सीमित है, वहीं पर अमेरिका में बात करें ना केवल संघीय मामला बल्कि नौसेना, समुद्री, राजदूत के मामले भी आते हैं।
भारत में बात करें तो अपीलीय में संवैधानिक, जनाधिकार, आपराधिक मामले शामिल हैं, जबकि वहां पर केवल संवैधानिक है। अमेरिका में केवल संवैधानिक है। भारत की बात करें, किसी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, सैन्य न्यायालय को छोड़कर, याद रखिएगा, सैन्य मामले को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अमेरिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में सलाहकार न्याय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं है अमेरिका में। भारत में न्यायिक समीक्षा सीमित है, लेकिन यहाँ पर न्यायिक समीक्षा व्यापक है अमेरिका में। भारत में विधि द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारों की रक्षा की जाती है, लेकिन अमेरिका में विधिवत प्रक्रिया के तहत नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। भारत में शक्तियों का संसद द्वारा बढ़ाया, अब शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है ना भारत में, लेकिन यहाँ पर न्याय क्षेत्र शक्तियां संविधान द्वारा उल्लिखित है और सीमित है, याद रखिएगा। एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे भारत की, लेकिन यहाँ पे दोहरी न्याय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट, और बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। तो हमने आज 124 से 147 तक अनुच्छेद कर लिया है। नेक्स्ट हमारा होगा 148 से लेके 151, जिसको हम बोलते हैं कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच।